नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश करता हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की। हालांकि इस उपचुनाव से सत्ताधारी दल बीजेपी यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर वो इस उपचुनाव को गवा भी देती या अखिलेश यादव इस चुनाव में सभी सीटें भी जीत जाते हैं, तब भी कोई योगी आदित्यनाथ के सरकार पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इस उपचुनाव से ही न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी राजनीति तय होने वाली है, बल्कि योगी आदित्यनाथ का आगामी चुनाव में भविष्य भी तय होने वाला। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ को भविष्य में उनका जो वोट जिताऊ जो फार्मूला है, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके साथ खड़ा हुआ है और आप सभी लोग जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट जिताऊ छप भी प्रभावित हुई, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि राज्यों में भले ही विपक्षी गठबंधन जीत जाए, लेकिन जब भी केंद्र के चुनाव होते हैं यानी कि सांसद चुनने पड़ते, वो नरेंद्र मोदी के छवि और उनको चेहरे देखकर लोग मतदान करते हैं। लेकिन अब की बार लोकसभा में जिस तरह नरेंद्र मोदी को न सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में काफ़ी करारा झटका लगा है और भारतीय जनता पार्टी की खुद की सीटें भी कम से कम 60 से कम हो गई हैं, उसने ये संकेत दे दिया है। और जो मात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का RSS, उसको भी अंदर डर पैदा कर दिया है कि अब मोदी के सहारे ज़्यादा देर तक पार्टी और संगठन को खींचा नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े चेहरे, लेकिन जिस तरह से अयोध्या की सीट इतने भारी इवेंट के बाद भी हारी गई, उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कान खड़े कर दिए। अभी एक नारा बहुत चर्चित रहा हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका साफ उद्देश्य ये है कि अगर हिंदू जाति आज के खांचों में विभाजित होता है तो निश्चित तौर पर उसके विभाजन का लाभ गैर हिंदुत्ववादी शक्तियाँ उठाएंगी, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और योगी आदित्यनाथ जो कि हिंदुत्व के बड़े झंडाबरदार हैं, वो ये मानते हैं। लेकिन अब ये देखना ये है कि इस पर हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस नारे पर मोहर लगा दी है। उनके तमाम संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य प्रकल्पों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता, वो भी निरंतर इस बात की आशंका जता रहे हैं
कि अगर जात के आधार पर हिंदू समाज विभाजित होता है तो निश्चित तौर पर ये हालत हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू के सहारे राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाली है। जिस तरह से अयोध्या सीट भी गंवा दी गई, जब वहाँ जबकि बहुत पुराना एक मुद्दा था राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर बनवाना, इसके बावजूद हालांकि मंदिर माननीय न्यायालय के आदेश से बना था, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी इसका श्रेय मिला और उन्होंने उन श्रेय के सहारे ही अपनी सत्ता को 2 बार बहुमत भी अपने दम पर पाने में सफल रहे। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई जनवरी 24 को, इसके बावजूद भी अयोध्या की सीट गंवानी ये एक ऐसा डेंट है जो हिंदुत्व को कटघरे में और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दलों को कटघरे में खड़ा कर। योगी आदित्यनाथ की इस नारे पर जो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, लगभग उसी नारे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चलती हुई दिखी। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि सीधे शब्दों में उसका समर्थन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने घूमकर इस बात की आशंका भी जताई है कि अगर जात के आधार पर हिंदुत्ववादी शक्तियाँ बढ़ती हैं तो उसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को होगा या सेकुलर शक्तियाँ जो कि खुद को समाजवादी और सनातन विरोधी जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी ठहराने से नहीं चूकती है, उन लोगों को ये फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने अपने सार्वजनिक जनसभाओं में इस बात की कई बार घोषणा की। तो मैं आज का व्लॉग जो उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रहना चाहता था, उसका महत्व उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक और योगी आदित्यनाथ की इस नारे के आधार पर राजनीति अगर उत्तर प्रदेश में असफल होती है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति को एक तगड़ा डेंट लगेगा, बल्कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव विधानसभा के आम चुनाव होंगे तो यहाँ पार्टी और संगठन ये सोचने को विवश होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ के सहारे तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव में जा सकती है क्या। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा हुआ हरियाणा में भी तीसरी बार मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ था और इसी प्रकार अगर योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव में सफल नहीं होते तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि 2027 में वो उत्तर प्रदेश में न तो हिंदुत्व के पैरोकार होंगे और न ही उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका ही मिलने वाला है। खैर, और ये चुनाव अखिलेश के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न है। हालांकि पिछले जिसके कारण ये उपचुनाव हो रहे हैं, 2022 में हुए विधानसभा के आम चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। निश्चित तौर पर वो 5 सीटें आज भी मजबूत हैं, लेकिन बसपा ने वहाँ से मुस्लिम और सवर्ण जात के प्रत्याशियों को उतार कर
ये जो उपचुनाव में मैं आपको बता दूं कि बसपा जो कि उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन इस बार इन उपचुनाव ने बसपा ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि उन्हें न तो जनता गंभीरता से ले रही है और न ही राजनीतिक विश्लेषक ही उनको गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि अभी बसपा का सिर्फ एक विधायक उमाशंकर सिंह हैं और उनके बारे में भी बताया जाता है कि बसपा से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ के खास हैं। तो बसपा ये निर्धारित करेगी कि आगामी चुनाव में क्या वह दलित मतों की पैरोकारी कर पाएगी या उनका भी स्थान चंद्रशेखर रावण जैसे उभरती लोगों के हाथों में चला जाएगा। चंद्रशेखर रावण नगीना से सांसद चुने गए हैं और भीम आर्मी के चीफ जिस तरह मुखर होकर दलित मुद्दों पर बोलते हैं, तो उसने ये तय कर दिया कि मायावती के दिन भी अब दलित राजनीति में इन्हें नहीं रह गए। तो बसपा का भी इस उपचुनाव में भविष्य जुड़ा है और समाजवादी पार्टी का भी भविष्य जुड़ा है, क्योंकि अगर इन उपचुनाव में वो ज़्यादा कुछ ठीक से नहीं कर पाते और भारतीय जनता पार्टी को जीतने में रोक नहीं पाती, तो ये माना जाएगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि झूठी बातें करके उन्होंने लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठा के, संविधान का मुद्दा उठा के और इसका लाभ लोकसभा चुनाव में उठा लिया था। ये भी तय होना है कि क्या संविधान बचाव के नाम पर जो मत उनके साथ आए थे, क्या वो मत अभी भी उनके साथ हैं। तो अखिलेश बसपा सुप्रीमो और योगी आदित्यनाथ का भविष्य इसी उपचुनाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं और अभी भी इतने लाइमलाइट में हैं कि निश्चित तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जितना झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को वरीयता दे रहे हैं, उतने से कम वरीयता उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में को भी मिल रही है, चाहे वो कवरेज की दृष्टि से या अन्य कोई दृष्टि से। तो आप ये तय मानिए, भले ही मौजूदा योगी सरकार पर इन उपचुनाव के चुनाव परिणाम का कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन आगामी चुनाव में अगर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ भी असफल होते हैं, निश्चित तौर पर तय मानिए कि उनको भी जिस तरह से अभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बयान दिया कि योगी को उनको असली जगह मठ में भेजने के विषय में भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी यह सोचने को विवश हो जाएगी कि क्या योगी के सहारे 2027 में आगे उनके चेहरे पर या हिंदुत्व के चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है क्या। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।